हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज साइबर सिक्योरिटी के सेकंड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे साइबर अपराध क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसके प्रकार हैं, कौन कौन से हमें हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड हैं जहां पर हम इसकी शिकायत कर सकते हैं और किस प्रकार से हम इस होने वाले साइबर अपराध से बच सकते हैं। चलिए हम समझते हैं साइबर अपराध। साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल है। किसी भी कंप्यूटर का आपराधिक स्थान पर मिलना या कंप्यूटर से कोई अपराध करना कंप्यूटर अपराध कहलाता है, यानी कि साइबर क्राइम कहलाता है। किसी भी निजी जानकारी को प्राप्त करना और उसका गलत इस्तेमाल करना, किसी भी निजी जानकारी को कंप्यूटर से निकाल लेना या चोरी कर लेना भी साइबर अपराध होता है। कंप्यूटर अपराध भी कई प्रकार के किए जाते हैं, जैसे कि जानकारी चोरी करना, जानकारी मिटाना, जानकारी में फेरबदल करना, किसी भी जानकारी को किसी और को देना या कंप्यूटर के भागों को चोरी करना या नष्ट करना। साइबर क्राइम भी कई प्रकार के होते हैं। स्पैम, ईमेल, हैकिंग, फिशिंग, वायरस को डालना, किसी भी जानकारी को प्राप्त करना, किसी भी जानकारी को ऑनलाइन प्राप्त करना या किसी पर हर वक्त नजर रखना। साइबर क्राइम के प्रकार हम जान लेते हैं। कौन कौन से साइबर क्राइम के हमारे प्रकार होते हैं। वित्तीय धोखाधड़ी, जिसको हम 420 आईपीसी के अंतर्गत बीएनएस में बीएनएस 19A के अंतर्गत अब ये जो है कन्वर्ट हो चुकी है, यानी कि वित्तीय धोखाधड़ी। नौकरी से संबंधित धोखाधड़ी, वैवाहिक धोखाधड़ी, सोशल मीडिया के द्वारा धोखाधड़ी, डेटा और सूचनाओं की चोरी, किडनैपिंग और फिरौती मांगना, ई कॉमर्स से संबंधित धोखाधड़ी, ऑनलाइन जुआ, कॉपीराइट उल्लंघन, ट्रेडमार्क का उल्लंघन, ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड हो सकता है, जानकारी प्राप्त करना, जानकारी प्राप्त करके ब्लैकमेल करना, फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाना, किसी की गलत कमेंट देना, बाल अश्लीलता, सिम स्पैम करना, ऑनलाइन ड्रग तस्करी करना। इसके अलावा जो आजकल पुलिस वालों फेक पुलिस बनकर के लोगों को जानकारी देना और उनसे उल्टे सीधे कमिटमेंट करना कि भाई हमें इतना पेमेंट कर दीजिए, उतना पेमेंट कर दीजिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट में आज आपको डिस्कस करते हुए बता दूं, जितने भी पुलिसकर्मी होते हैं उनकी हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है, किस तरह से है, किस तरह से नहीं है, और इसको वेरीफाई किस तरह से किया जा सकता है। सबसे पहले हमें अगर किसी का वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के माध्यम से एफआईआर की कॉपी या और कोई अन्य कारण बताया जाता है कि आपको इस कारण की वजह से एफआईआर की जा सकती है और थाने में कैद किया जा सकता है, तो पहला हमारा राइट होता है हम ये जाने हमने क्या अपराध किया है। आप हमें हमारा अपराध बताइए, हमें कौन से पुलिस स्टेशन में आना होगा और आप कौन से पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं, आपके बेल्ट नंबर क्या है, आपका आईडी कार्ड क्या है। मैक्सिमम टाइम कोई भी पुलिसकर्मी वीडियो कॉल के माध्यम से या फोन कॉल के माध्यम से किसी भी तरह की धमकी नहीं देता, सीधे आपको पुलिस थाने बुलाया जा सकता है। यदि आप जानकारी को गोपनीय रखना चाहते हैं, बचना चाहते हैं और इस माध्यम से बचना चाहते हैं तो आप एक ऑनलाइन एफआईआर भी करवा सकते हैं, या फिर जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ हेल्पलाइन नंबर लिखे हुए हैं ऑलरेडी, या इस तरह की कोई घटना हो जाती है, कोई सरकारी अधिकारी भी अगर आपसे कुछ काम करने के लिए पैसे मांगते हैं, जिसे आप रिश्वत कह सकते हैं, इसके लिए हमें कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट का ध्यान रखना होगा, कौन से हेल्पलाइन नंबर है जहां पर हम शिकायत कर सकते हैं और हमारी पूर्ण जानकारी को गोपनीय रखा जा सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा साइबर हेल्पलाइन नंबर जो है हमारे 1930 हमारे पास यहाँ पर है। इसके बाद में नेशनल पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112, इस पे आपको जो है वो डायरेक्ट हेल्पलाइन कांटेक्ट होता है। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100। इसके अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो का जो वर्क होता है, या इसको आप समझ लीजिए, जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट में किसी विशेष कार्य को करवाने के लिए, किसी विशेष कार्य को करने के लिए, चाहे वो व्यक्ति किसी भी पद पर हो, गवर्नमेंट जॉब में यदि व्यक्ति है और आपसे उसको सरकार तनख्वाह दे रही है और तनख्वाह के अलावा आपसे काम करवाने के लिए वो जो है पैसे मांग रहे हैं, तो आप उसकी जो है शिकायत 1064 एंटी करप्शन ब्यूरो की एक हेल्पलाइन नंबर है, जहां पर आपकी पूरी जानकारी को गुप्त रखा जाता है। साथ में
किस तरह से उस प्रोसेस को किया जाता है, इस चीज को समझ लीजिए। वो आपको पैसे देंगे, कौन से, कुछ केमिकल लगे हुए पैसे होते हैं जो आपको दिए जाएंगे। वो पैसे आपको ले जाके उस डिपार्टमेंट में उस अधिकारी को, उस कर्मचारी को, उस पुलिस अफसर को या जिसने भी आपसे इस तरह के पैसे मांगे हैं उसको हम ले जा करके वो पैसे देंगे। तो आपकी संपूर्ण जानकारी जो है प्राइवेट रखी जाती है। बाहर कुछ एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी जब आपके नियर बाय में रहते हैं, जैसे ही आपने वो पैसे सामने वाले को जाकर के दिए, फिर आपके जाने के बाद वहां पर छापा डलता है। छापा डलने के बाद में वहां पर जो पैसे होते हैं वो सामने वाला अपने हाथों से टच करता है, और जिस तरह से छापा डलने के बाद उस व्यक्ति से वो पैसों के बारे में जांच की जाती है, तो पूछताछ कुछ नहीं होती। उनके पास एक केमिकल होता है, उससे सभी से कहते हैं भाई इसमें आप हाथ डालिए। अगर जिस किसी व्यक्ति ने उन पैसों को हाथ में टच किया है, उनके हाथ जो है वो बिल्कुल अलग कलर से शो हो जाते हैं। वो बिना किसी सबूत और गवाह के एंटी करप्शन ब्यूरो के पास पुख्ता सबूत के अनुसार उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है, चाहे वो किसी भी पद पर हो। और आए दिन हम इस तरह की घटनाओं को अखबार में, टीवी पर, न्यूज चैनल पर लगातार देखते हुए आए हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से 10,000 की रिश्वत लेते हुए फला व्यक्ति को पकड़ा गया, 5,000 की रिश्वत लेते हुए फला व्यक्ति को पकड़ा गया, 5 लाख की रिश्वत के लिए फला पटवारी को जो है अरेस्ट किया गया। वो हेल्पलाइन नंबर है हमारी 1064। किसी भी डिपार्टमेंट में यदि आपसे किसी भी तरह की रिश्वत मांगी जाती है तो 10 पर एंटी करप्शन ब्यूरो को पूरी जानकारी का विवरण बताएं, आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी और साथ में आपका जो है पूरा काम हो जाएगा। ये नॉर्मल पुलिस से बहुत इफेक्टिव और बहुत फास्ट काम करने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल वुमेन हेल्पलाइन नंबर 181 पर आप जो है वो कॉल कर सकते हो। वुमेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे महिलाओं को प्रताड़ना हो गई या कहीं पर अश्लीलताएं हो रही हैं, अश्लील वीडियो बनाया गया, आपको ब्लैकमेल किया गया, इससे संबंधित भी प्राइवेटली आप जो है पुलिस में कंप्लेन करके वहां पर कह सकते हैं कि हमारी इस जानकारी को कृपया गुप्त रखा जाए और इस पर जो है प्रोसेस की जाए। यदि आपकी जानकारी पुलिस में ना समझी जाए तो आप जिला न्यायालय में जो बार काउंसिल होता है वहां पर भी जाकर के सीधे एप्लीकेशन के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं, अगर पुलिस भी आपकी सुनवाई ना करे तो। इसके बाद आगे हमारे पास है एम्बुलेंस की हेल्पलाइन नंबर 108 होती है। और जो वुमेन्स डिलीवरी केस अगर किसी का होता है, बच्चा होने वाला है, तो डिलीवरी केस में एम्बुलेंस 104 राजस्थान में अप्लाई है। 104 एम्बुलेंस को आप जो है मंगवा सकते हैं। साइबर क्राइम से सुरक्षित कैसे रहें, तो साइबर क्राइम देखिए, अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस का उपयोग करें और समय समय पर अपडेट करते रहें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय पूर्ण सावधानी बरतें। सोशल मीडिया पर हर कहीं अपनी निजी जानकारी को साझा न करें। सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करें। अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड व अकाउंट डिटेल्स को हर किसी को ना दें। सबसे जरूरी है OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड किसी को ना दें, किसी बैंक कर्मचारी को भी ना दें, किसी थाने में से पूछे गए व्यक्ति को भी ना दें, किसी अनजान व्यक्ति को भी ना दें। कोई भी वस्तु फाइनेंस कराने पर जब इंस्टॉलमेंट कटती है तब अकाउंट स्टेटमेंट को पेपर चेक करें। कई बार क्या होता है, हम कभी कोई चीज फाइनेंस कराने जाते हैं और हमारे पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स हम सामने वाले को देते हैं, तो वहां से भी हमारे फ्रॉड होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। वो ATM कार्ड के फ्रंट और बैक साइड CVV कोड, अकाउंट, कार्ड डिटेल्स, कार्ड एक्सपायरी डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स लेने के बाद और आपकी डिटेल्स लेने के बाद जब भी आपकी कोई EMI कटती हो, EMI कटने के बाद में जो है आप प्रॉपर अपने अकाउंट स्टेटमेंट को चेक करें कि आपकी EMI उतनी ही कटी है जितनी देनी थी या उससे एक्स्ट्रा कट चुकी है। पहली बात तो आप फाइनेंस करवाने जाएं तो इन चीज़ों को सावधानी पूर्वक दें, और जो आपका फाइनेंस लेने वाला है, जो आपके डिटेल्स को लेने वाला है, उसकी भी आप पूरी डिटेल और फोटो उस व्यक्ति का अपने पास रखें। यदि भविष्य में कोई घटना होती है तो आप उसकी जो है शिकायत पुलिस में कर सकते हैं। आगे हम जान लेते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो या पुलिस, जो कि फेक पुलिस, फेक जज, फेक आर्मी ऑफिसर इत्यादि व्यक्ति बन करके ठग जो है वो अलग अलग तरीके से हमसे क्राइम किया करते हैं। तो हमें जो है इस चीज को जानना चाहिए। सभी लोग गलत नहीं होते, कई बार कॉल असली भी होते हैं। तो आप इस चीज के लिए प्रॉपर घबराएं नहीं, प्रॉपर जो है डिपार्टमेंट में मिलें, बातचीत करें,
और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत राष्ट्र है, यहाँ पर संविधान लागू है, हर एक कानून में हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, पर्सनल लिबर्टीज हैं। तो आपकी किसी भी डिटेल्स को जो है वो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं। कुछ आपके अधिकार हैं, कुछ आपके दायित्व हैं, कुछ जो हैं वो हमारे पर्सनल जीवन व्यक्तिगत नियम भी कहलाते हैं। आगे हम और भी जानकारी के साथ, या मैं आपको एक दो चीज़ें और बता दूं प्रैक्टिकल, जो कि हमने कई जगह आजमाई हुई हैं। कुछ लोगों के फेसबुक फ्रेंड या इंस्टाग्राम फ्रेंड के माध्यम से सामान्य जानकारियां लोगों के साथ साझा कर दी जाती हैं, प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं और आगे चल के उनसे थोड़ा अमाउंट, फिर थोड़ा अमाउंट, फिर थोड़ा अमाउंट और बड़े अमाउंट के बाद उनको जो है प्रॉपर धोखाधड़ी का जो है मामला देखने को मिलता है। हमारे पास एक ऐसा केस, हमारे आसपास एक गांव है जहां पर एक पुरुष ने प्रेम प्रसंग में किसी अन्य राज्य, अन्य देश विदेश में कांटेक्ट हुआ, फ्रेंडशिप फेसबुक के माध्यम से फ्रेंडशिप में बातचीत हुई, लंबे टाइम तक हुई, महीने, 2 महीने, 3 महीने, पूरा लगभग 12,10,000 रुपए का अमाउंट जो है अलग अलग किस्तों में उस महिला को उन्होंने जो है ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद पुलिस में जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो बाद में ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता। पुलिस भी कोशिश करके जितना अमाउंट वापस ला सकते हैं लाते हैं, नहीं ला सकते हैं तो वो अमाउंट जो है उसका वसूल नहीं किया जा सकता। बेसिकली हमें इन तरह के ऑनलाइन दोस्ती से, ऑनलाइन गेमिंग से हमें बचना होगा और कहीं पर भी अपनी डिटेल्स को साझा ना करें। इसके साथ यदि किसी डिपार्टमेंट से कोई लुटेरा आपको पुलिस अधिकारी बन करके, जज बन करके या किसी भी अन्य तरीके से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं या आपसे ठगी करने की कोशिश करते हैं, तो आप इसके लिए सतर्क रहें। कोई भी पुलिसकर्मी या जज या बैंक कर्मी आपसे कोई ओटीपी नहीं पूछते हैं। आप उनसे डायरेक्टली जो है जाकर के मिलें और इस तरह की चीज़ों से ज़्यादातर बचें। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, साइबर क्राइम के नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद।